ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार विद्यार्थियों। समाज के विषय में हम अक्सर यह कहते सुनते पाए जाते हैं कि समाज क्या कहेगा। यह समाज प्रायः हमसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह भूमिका न केवल महत्वपूर्ण होती है बल्कि निर्णायक भी होती है। तो कहना का तात्पर्य यह है कि समाज का एक गुप्त भय हमारे जनमानस में व्याप्त होता है। कहीं ना कहीं हम डरते हैं कि समाज क्या कहेगा। यह अक्सर हम देखते हैं कि अपने कुटुंब में, अपने कार्यस्थल पे, समाज के अन्य स्थानों पे अगर हमारी किसी से नहीं बन रही है, अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, इसके बावजूद हम उसके साथ औपचारिक संबंध जरूर निभाते हैं, साथ ही शालीनता का पूरा परिचय देते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं हमें लोकलाज के भय से ही सही, लेकिन समाज के अन्य लोगों के साथ एक न्यूनतम रिश्ता रखना पड़ता है जो शालीनता की हद में आता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि समाज का भय, या तो उसे हम भय कहें या समाज की एक प्रकार से हम एक इज्जत करें कि नहीं, हमें समाज के लिए इतना करना है, अपने से ज्यादा समाज महत्वपूर्ण है। तो हम ये कह सकते हैं विद्यार्थियों कि समाज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी संकल्पना है हमारे समाजशास्त्र विषय की, कि जिसके विषय में हमें जानना बहुत आवश्यक है और समाज के महत्व को दर्शाता है कि किस प्रकार समाजशास्त्र जो विषय है वो समाज का अध्ययन है। तो कह सकते हैं कि समाजशास्त्र विषय एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अवधारणाओं पर आधारित है। इन अवधारणाओं में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा समाज की है। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर साधना सिंह बिसेन, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, आज आपको बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई, जो समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाओं पर आधारित है, इसके विषय में बात करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि इस इकाई में समाजशास्त्र की विभिन्न अवधारणाओं का समावेश है, तो उसमें पहला जो अवधारणा है, जो पहला जो कॉन्सेप्ट है, वो है समाज। इसके अतिरिक्त अन्य अवधारणाएं भी हैं। सर्वप्रथम हम ये समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि इस प्रश्न पत्र का नाम है समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाएं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अवधारणाएं होती क्या हैं। अवधारणाएं एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड जब कोई सब्जेक्ट होता है, कोई विषय होता है, तो सबसे पहले उसकी तह में जाने से पहले हमें उन कॉन्सेप्ट्स को आत्मसात करना आवश्यक है। तो हमें पहले ये समझना है कि समाज होता क्या है। हम अक्सर देखते हैं, बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, या समाज में उठना बैठना, या हमारे समाज के लोग। जबकि वास्तविकता ये है कि समाज का ये जो अर्थ है, जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, वो समाज शास्त्र की जो क्लासिकल डेफिनेशन है उसके अंतर्गत सही नहीं है। समाज शास्त्र की क्लासिकल डेफिनेशन में समाज उसको कहते हैं जहां लोग आपस में एक न्यूनतम सामाजिक संबंधों के साथ जुड़े रहते हैं, सार्थक सामाजिक संबंधों के साथ जुड़े रहते हैं, जो अपनी आपस की अंतरक्रिया पर आधारित होता है। अंतरक्रिया अर्थात इंटरैक्शन पर आधारित होता है। तो सर्वप्रथम हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे प्रश्न पत्र का नाम जो समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाओं से है, उसमें अवधारणा का क्या आशय है। सबसे पहले ये हम आपको बताएंगे अवधारणाओं के कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं। इंग्लिश में हम इनको कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, हिंदी के अन्य नामों में संबोध है, प्रत्यय है। और इसके अलावा जब भी हम कोई अवधारणा के बारे में बात करेंगे, तो सारी अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम समाज की बात कर रहे हैं, बाद में हम सामाजिक संबंधों की बात करेंगे, समुदाय की बात करेंगे, तो सभी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इसीलिए समाज की बात करेंगे। तो समाज का जो ताना बाना है, वो अपने आप में ऐसी अवधारणा है जो हमारी तार्किक रचना, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं अवधारणा जो है एक कंस्ट्रक्ट है, जिसमें अवधारणा हमें दिखाई नहीं पड़ती है, यानी एब्स्ट्रैक्ट होती है। और अगर कोई चीज दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट कहते हैं। तो अवधारणा दिखाई नहीं देती, यानी वो अमूर्त होती है। इन्हीं अवधारणाओं की सहायता से ही प्रत्येक विषय अपनी विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करता है। अनेक अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसमें सामाजिक समूह है, सामाजिक संरचना है, परिस्थिति है, भूमिका है। परिस्थिति मतलब जो स्टेटस है, भूमिका यानी रोल है। अतः इस व्याख्यान के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे
कि अवधारणा क्या है और समाजशास्त्र विषय की प्राथमिक अवधारणाएं कौन कौन सी हैं और इसमें समाज क्या है। ये आज का इस व्याख्यान का सार है जो आपको समझना है। अवधारणाएं प्रत्येक विषय में पाई जाती हैं और इनका प्रयोग समस्या का निर्माण करने एवं उसके समाधान के लिए किया जाता है। अवधारणा एक तार्किक कॉन्स्ट्रक्ट है जिसका प्रयोग एक शोधकर्ता को आंकड़ों को इकट्ठा करने एवं उनके आंकड़ों के आपस के संबंध को व्यवस्थित करने में जाता है। यह किसी अवलोकित प्रघटना का भाववाचक अथवा व्यवहारिक रूप है, अर्थात अवधारणा स्वयं प्रघटना न होकर इसे समझने में सहायक होती है। अब आप ये जानने का प्रयास करिए कि जो इसका व्यवहारिक पक्ष है, तो हम यहाँ समाजशास्त्र के व्यवहारिक पक्ष की बात करेंगे। इन क्लासिकल शब्दों पे ना जाके हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम किसी भी घटना का जो व्यवहारिक रूप है उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक विज्ञानों में प्रत्येक अवधारणा का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञानों में ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र सोशल साइंस है, कई लोग उसका विरोध करते हैं कि ये साइंस नहीं है। तो आपको पता है कि जो विज्ञान होता है जिसे हम नेचुरल साइंस कहते हैं, वो विज्ञान इसलिए होता है क्योंकि उसके फैक्ट्स जो है वो वेरीफाइबल होते हैं। यानी कोई भी अगर तथ्य है तो उसे हम प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ ये सच है। परंतु हमारी जो सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान समाज से जुड़ा हुआ विज्ञान है, तो लोग बोलचाल की भाषा में कई ऐसे विषय से संबंधित कॉन्सेप्ट्स को अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं और बिल्कुल उसका कई बार अर्थ जो उसका क्लासिकल अर्थ है उससे अलग होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है सामाजिक विज्ञानों का, और यही एक कारण है जिसकी वजह से सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिकता पर प्रश्न उठते हैं। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञानों में एक ही अवधारणा के विविध अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि बहुधा इन विषयों की वैज्ञानिक प्रकृति और प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास तो चलता ही है, साथ में लोग अपने हिसाब से कुछ नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए समाजशास्त्र को के क्रमबद्ध ज्ञान एवं सामान्य भौतिक ज्ञान में अंतर पाया जाता है। इसका उदाहरण अभी मैं समाज के सामान्य अर्थ और समाजशास्त्र में समाज के अर्थ में अंतर बताते हुए आपको बताऊंगी। समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को जानने के लिए सामान्य अंग्रेजी हिंदी शब्दकोशों का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र में जितनी भी अवधारणाएं हैं उनके सामान्य अथवा शब्दकोशीय अर्थ से भिन्न अर्थ रखती है। शब्दकोशीय अर्थ मतलब जो उसकी डेफिनेशन है, जो इसकी डिक्शनरी में जो उसका अर्थ होता है वो अलग होता है, और हमारी जो क्लासिकल समाजशास्त्र की विभिन्न अवधारणाओं का कॉन्सेप्ट है वो अलग है। इसीलिए प्रायः कहा जाता है कि जो सिद्धांत में उपयुक्त होता है वह अनिवार्य रूप से व्यवहार में नहीं। वास्तव में देखा जाए तो जब सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत का मतलब होता है थ्योरी, और ऐसा मान लिया जाता है कि जो थ्योरी है वो व्यवहार से या इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है उससे बिल्कुल विपरीत होगा, जबकि ऐसा समाजशास्त्र में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि थ्योरी कुछ और हो और उसका जो प्रैक्टिकलिटी है वो और हो। अब हम बात करेंगे समाज की। समाजशास्त्र समाज प्लस विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, अतः समाज समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा है। समाज के विशिष्ट अर्थ को समझे बिना इस समाज को या इस विषय को हम नहीं समझ सकते। हम समाज में रहते हैं, समाज में हम एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम समाज में ही रहते हैं, अतः समाज के महत्व को हम समझ सकते हैं। अब समाज के सामान्य अर्थ और समाजशास्त्र में समाज के अर्थ में अंतर बताने के लिए मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। जो समाज का सामान्य अर्थ है वो हम अक्सर बोलचाल की भाषा में करते हैं कि व्यक्तियों का समूह है या संकलन है, जैसे प्रार्थना समाज, छात्र समाज, स्त्री समाज, शिक्षक समाज इत्यादि। इन शब्दों में समाज शब्द का प्रयोग प्रायः सामान्य अर्थ में किया जाता है, और जबकि हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में एक ही अवधारणा का विविध रूपों में प्रयोग है। जैसे हम कहते हैं शिक्षक समाज एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसका मतलब ये होता है बोलचाल की भाषा में शिक्षक समाज या छात्र समाज का मतलब हुआ उन विशेष व्यक्तियों का समूह या संकलन या एकत्रण, एक जगह इकट्ठा है तो हमने कह दिया कि छात्र समाज है, जबकि ये हमारी बोलचाल की भाषा में ये प्रयोग में आता है। इसके अलावा इससे ये भी साबित होता है कि सामान्य अर्थ में समाज शब्द की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं निकल के आती है। अब बात करेंगे समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ है, यानी मीनिंग ऑफ सोसाइटी इन सोशियोलॉजी। समाज का के विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग मनमाने अर्थ में
नहीं किया जाता है। आपको पता है किसी भी विषय की जब हम बात करते हैं तो उसकी अपनी एक एक वोकेबलरी है, उसकी अपनी एक परिभाषाएं हैं। समाजशास्त्र में व्यक्तियों के समूह या संकलन मात्र को ही समाज नहीं कहा जाता है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि समाज का निर्माण मात्र व्यक्तियों से नहीं बल्कि उनमें पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के कारण होता है। मैकाइयो और पेज ये दो ऐसे हमारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी और सर्वमान्य परिभाषा दी है, जिसमें कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। अतः सामाजिक संबंधों के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। तीन बातें कौन सी आवश्यक है कि व्यक्तियों को अगर व्यक्ति एकत्रित है एक जगह तो मात्र उनका एकत्रण समाज नहीं कहलाएगा, बल्कि अगर एकत्रित है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति एक दूसरे का आभास है व्यक्तियों को कि हमारे आसपास कोई है। दूसरा जो प्री रिक्विजिट है समाज की परिभाषा में कि वो एक दूसरे को जानते हैं, उनका आभास है, उनमें आपस में अर्थपूर्ण व्यवहार है। अर्थपूर्ण व्यवहार से मतलब ये है कि उनका आपस में जो व्यवहार है वो किसी न किसी उद्देश्य के तहत है। और तीसरा, उनका एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होना, क्योंकि समाज में जब हम रहते हैं तो न केवल एकत्रित रहते हैं बल्कि एक दूसरे का आभास भी होता है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से हम उनके व्यवहार से प्रभावित भी होते हैं और तभी उसी के अनुसार अंतरक्रिया करते हैं। तो ये जो इंटरैक्शन है, अंतरक्रिया है, वो हमारे सामाजिक ताने बाने की जड़ है। व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये आवश्यकताएं हमारी आर्थिक हो सकती हैं, धार्मिक हो सकती हैं, इसके अलावा सामाजिक हो सकती हैं, राजनीतिक हो सकती हैं, यौन संबंधी हो सकती हैं। इनकी पूर्ति हेतु इनमें अर्थपूर्ण व्यवहार होता है, यानी अर्थपूर्ण व्यवहार होता ही होता है जो किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होता है। हमने अभी बात की थी मैकाइवर और पेज की, उन्होंने जो परिभाषा दी थी वो मैंने आपको बता दिया। अब एक और समाजशास्त्री हैं किंग्सले डेविस, उनकी परिभाषा थी कि जब सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था पनपती है तभी हम उसे समाज कहते हैं। यानी जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित भी हो, ऐसा नहीं कि व्यवस्था केवल मात्र किसी उद्देश्य से रहित हो, साथ में कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए। व्यक्ति आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे के लिए संबंधित होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अक्सर अंतरक्रिया करते हुए व्यक्ति जिन सामाजिक संबंधों के जाल में बंध जाता है उसी को समाज में या समाजशास्त्र में हम समाज कहते हैं। ये सामाजिक संबंध स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं। जैसे हम किसी परिवार की बात करते हैं तो परिवार के लोग आपस में स्थायी संबंधों से जुड़े होते हैं, लेकिन जब हम अपने वर्क प्लेस पे या कहीं बाहर जाते हैं, मान लीजिए किसी मरीज को डॉक्टर के पास जाना है, तो उनके बीच का जो संबंध है वो तात्कालिक होता है, यानी अस्थायी टाइप का होता है। इसके अलावा वकील हैं तो उनके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ उनका संबंध जो है वो अस्थायी टाइप का होता है। ये सामाजिक संबंध सहयोगी भी हो सकते हैं, असहयोगी भी हो सकते हैं। क्योंकि हमारे जो समाज का जो ताना बाना है वो इतना जटिल है कि इतने प्रकार की सामाजिक संबंध होते हैं, वो उससे बना होता है हमारा समाज। तो जटिलता का एक पर्याय कह सकते हैं। ये सामाजिक संबंध असंख्य होते हैं जिनके कारण इनकी प्रकृति अत्यंत जटिल होती है। इस जटिलता के कारण ही समाज की जो हम एक क्लासिकल डेफिनेशन की बात करते हैं उसमें लोगों को भ्रम हो जाता है। लोग अपने हिसाब से बोलचाल की भाषा में समाज का बिल्कुल सामान्य अर्थ प्रयोग करते हैं, जबकि समाजशास्त्र में समाज का ये अर्थ बिल्कुल नहीं होता है। परंतु एक बात ध्यान देने योग्य है कि समाज मात्र सामाजिक संबंधों का ढेर नहीं है, बल्कि सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित ताने बाने को ही समाज कहते हैं। किंग्सले डेविस की परिभाषा इस संदर्भ में बहुत ही समीचीन है। अतः समाजशास्त्र में समाज का अर्थ सामाजिक संबंधों का एक सुव्यवस्थित ताना बाना अथवा जाल है, और हम जीवन भर इसी सुव्यवस्थित ताने बाने के तहत अपना जीवन गुजारते हैं। अब समाज के बारे में जो दूसरा एस्पेक्ट है वो समाज की प्रकृति है या विशेषताएं हैं, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं। तो इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, जिसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। दूसरा, ये अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे, जिसे हम छू ना सके, एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। तीसरा है सहयोग एवं संघर्ष। तो समाज में सहयोग भी चलता रहता है, संघर्ष भी चलता रहता है। जैसे आपने देखा जब दो टीमें आपस में खेलती हैं, अगर वो कोई ग्रुप गेम है जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, तो उसमें दो विपरीत टीमें, विरोधी टीमें आपस में एक दूसरे से खेलती हैं तो उनके बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। और जब हम देखते हैं कि एक ही टीम के जो सदस्य हैं, वो जैसे क्रिकेट की टीम है तो जो 11 खिलाड़ी अपने हैं वो आपस में सहयोग द्वारा जुड़े रहते हैं। तो समाज में सहयोग संघर्ष चलते रहते हैं
दोनों समान रूप से चलते रहते हैं। चौथी विशेषता है समानता एवं विभिन्नता। अब चूंकि मैंने जैसा आपको बताया समाज बहुत ही ज्यादा जटिल है, तो उसमें समानता भी पाई जाती है, विभिन्नता भी पाई जाती है। समानता जैविक हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज की जो समानता है और जो विभिन्नता है वो इन तीनों क्राइटेरियाज पे चलता है। यानी विभिन्नता भी होगी तो वो जैविक हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है और सामाजिक तथा सांस्कृतिक हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जो ओरिजिन है और जो बैकड्रॉप है, दोनों ही इसके पीछे उत्तरदायी होते हैं। पांचवी विशेषता है अन्योन्याश्रितता। इसका तात्पर्य होता है दूसरों पर निर्भर रहना, यानी इंटरडिपेंडेंस। तो समाज के जो लोग हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो चाहें या ना चाहें, लेकिन निर्भरता तो रहती है। इसका जो छठा विशेषता है वह है मात्र मनुष्यों तक सीमित नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य समाज सिर्फ मनुष्यों का ही समाज नहीं है, अन्य प्राणियों के भी अपने समाज होते हैं, उनकी अपनी एक लाइफस्टाइल होती है, उनका अपना ताना बाना होता है। और सातवां है निरंतर परिवर्तनशील। यानी समाज की जो प्रकृति है, विशेषताओं में समाज निरंतर परिवर्तनशील है। आप आजकल देख भी रहे होंगे कि किस प्रकार जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है, जो टेक्नोलॉजिकल इनपुट है, उसकी वजह से हमारा समाज कितनी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। अगर हम देखें तो पिछले 10 वर्षों में समाज के ताने बाने में बहुत अंतर आया है और हमारी जो सामाजिक कहना चाहिए जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग प्रकार की होती जा रही हैं। सामाजिक संबंधों का नेचर यानी रूप बदलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि समाज हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं इनमें परिवर्तन होता रहता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है समाज के विषय में, समाज एवं एक समाज। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं मगर दोनों में बहुत अंतर है। समाज शास्त्र के अंतर्गत जब हम कहते हैं समाज, तो इसका विशिष्ट अर्थ होता है, यानी एक समाज जिसके बारे में हमने आपको बताया कि समाज न केवल लोगों का एकत्रीकरण है बल्कि उनके बीच में एक पारस्परिक व्यवस्था होती है सामाजिक संबंधों की। लेकिन जब हम बात करते हैं एक समाज की, तो एक समाज का मतलब होता है कि एक विशिष्ट प्रकार का समाज जिसकी निश्चित भौगोलिक सीमाएं हैं, यानी उसकी बिल्कुल डेफिनेट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं जो अन्य समाजों से भिन्न है। उदाहरण के लिए हमने कहा भारतीय समाज या अमेरिकी समाज, तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समाज की। तो कहने का तात्पर्य है भारतीय समाज और अमेरिकी समाज एक दूसरे से अलग हैं, कई अर्थों में अलग हैं। तो इसमें जो विशेषता होगी एक समाज की वो होगी निश्चित भूभाग होगा, अपने अपने मूल्य होंगे, अपने अपने आदर्श होंगे, अपनी अपनी कार्य पद्धति होगी। तो जब हम इस प्रकार की परिभाषा की बात करते हैं एक समाज की, तो इसमें क्या होगा, मूर्त रूप होगा इसका। क्यों मूर्त रूप होगा? क्योंकि हमें दिख रहा है कि हाँ हमारे एक ज्योग्राफिकल एरिया में, एक भौगोलिक सीमा में अमेरिकी लोग रह रहे हैं, एक भौगोलिक सीमा में फॉर एग्जाम्पल भारतीय लोग रह रहे हैं। तो उनके अपने अपने मूल्य हैं, अपने अपने आदर्श हैं, अपनी अपनी कार्य पद्धति है, इसीलिए वो मूर्त रूप कहलाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज क्या होता है, वो अमूर्त होता है, उसे हम देख छू नहीं सकते और उसका कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। तो कहने मतलब कि समाज इसके विपरीत एक विस्तृत क्षेत्र में रहता है, किसी एक निश्चित भौगोलिक सीमा में नहीं रहता, जटिल होता है, भौगोलिक सीमा नहीं है, बहुसांस्कृतिक होता है। क्योंकि हम एक समाज में देखा हमने कि एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं उनका मोर और लेस जो संस्कृति है वो लगभग एक जैसी होती है। लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं जो विस्तृत क्षेत्र में फैला है वो बहुसांस्कृतिक होता है और जैसा कि पहले बताया अमूर्त होता है। इसके विपरीत एक समाज सीमित क्षेत्र में होता है, अपेक्षाकृत सरल होता है समाज की अपेक्षा, उसकी एक भौगोलिक सीमा होती है और सामान्यतः एक ही संस्कृति होती है और मूर्त होती है। तो ये प्रायः प्रश्न विद्यार्थियों से पूछा जाता है वाइवा में कि समाज एवं एक समाज में क्या अंतर है, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं, दूसरा होता है लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कहते हैं और तीसरा होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कहते हैं। विद्यार्थियों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी अवधारणाओं को बहुत बारीकी से पढ़ा, समझ के पढ़ा, तो उत्तर लिखना आसान होता है। आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को, जो भी आपको आता है,
प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है उसके अनुसार आपको अपने उत्तर को ओरिएंट करने का, उसका उन्मुखीकरण करने का की क्षमता आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि आप कितने भी क्वेश्चंस हल करके चले जाएं, आपने अगर अपने कॉन्सेप्ट्स पे अच्छे से काम किया है, बुक्स पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, तो किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्रश्न पत्रों को हल जरूर कर लेना चाहिए, पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों को, उससे बहुत आसानी रहती है। अब विद्यार्थियों, मैं आपको समराइज करूंगी कि मैंने आज आपको क्या पढ़ाया। विद्यार्थियों, आपने आज के इस व्याख्यान में समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत अवधारणा क्या होती है इसके विषय में आपने जाना, समाज के विषय में विस्तार से जाना, समाज एवं एक समाज के बीच में अंतर को जाना, समाज शास्त्र में समाज का क्या अर्थ है ये जाना, समाज की कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में जाना, समाज की प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में जाना। इसके अलावा आपको मैंने जहां तक हो सका विस्तार से और उदाहरण से समझाने का प्रयास किया। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, समाज हो या किसी भी अन्य प्रकार का कॉन्सेप्ट हो सोशियोलॉजी का, सब पर बहुत से समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन परिभाषाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते थे, परंतु आज के समय में अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी अपनी एमपीपीएससी में प्रीलिम्स के एग्जाम्स में अब सब्जेक्ट्स नहीं रह गए हैं, मेंस में है। यानी आपको जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी है अपने इन एकेडमिक्स के अलावा, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो पूछा जाए आपको वही लिखना है, और अपने उत्तर में संक्षिप्तता का ध्यान रखें, एग्जैक्टनेस का ध्यान रखें। जो पूछा जाए वही लिखना है और संक्षिप्त लिखिए, और प्रयास करिए कि आपके उत्तर को आप फ्लो चार्ट में शो कर पाएं। फ्लो चार्ट से आपको भी प्रेजेंट करने में आसानी होगी, आपको याद रखने में भी आसानी होगी। हमारा अगला व्याख्यान जो कि व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंध नामक टॉपिक पर होगा, से आज का समाज पर आधारित ये व्याख्यान अंतर संबंधित है। जैसा मैंने आपको बताया, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। जब आप समाज की समाजशास्त्रीय अवधारणा से परिचित हो चुके होंगे, तब अगला टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अतः अब हम आते हैं इस समाज नामक अवधारणा पर आधारित सामान्यतः जो पूछे जाने वाले प्रश्न की प्रकृति के विषय में। प्रकृति के विषय में आपको बता दिया, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता दूं। जैसे अगर हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में कहा कि सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं, तो इसमें जो ऑप्शंस है वो है समुदाय, संस्था, समाज और समिति। जैसा आप जानते हैं, सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा है तो उसमें तुरंत उत्तर आपको आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड अथवा अवधारणा पर आधारित प्रश्नों के अतिरिक्त समाज पर दी गई विभिन्न परिभाषाओं के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, पहले जब एमपीपीएससी और यूपीएससी में सब्जेक्ट हुआ करता था, तो इस तरह के बहुत से प्रश्न पूछे जाते जिसमें विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा परेशान होते थे, क्योंकि वो एक एक शब्द से वो डिफरेंशिएट करते थे कि ये डेफिनेशन इस समाजशास्त्री ने दी है, ये उसने दी है, क्योंकि एक एक डेफिनेशन याद करना संभव नहीं होता था। लेकिन जो सर्वमान्य परिभाषाएं थी उन्हें स्टूडेंट्स को याद करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त तथ्यात्मक प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंतर्गत। जैसे किसी समाजशास्त्री की जीवनी से संबंधित पूछ दिया, फॉर एग्जाम्पल पूछ दिया कि समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट किस देश के निवासी थे, तो वो फ्रांस के थे। तो इस प्रकार की चीजें, जो जीवनी भी पढ़ना आवश्यक है, भले अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन पूरी जीवनी जितने भी हमारे मुख्य समाजशास्त्री उनके बारे में जानना चाहिए। लघु उत्तरीय प्रश्न का एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। जैसे कहा, समाज और एक समाज में अंतर बताइए। जैसा मैंने अभी आपको अपने व्याख्यान में बताया कि अगर ये प्रश्न आता है तो पहले तो आपको समाज क्या है ये बताना होगा, फिर एक समाज क्या है ये बताना होगा, फिर दोनों में अंतर लिखना होगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 2 से लेकर 3 या 4 अधिकतम वाक्यों में लिखा जाना चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो पूछा जाए वही लिखना है। और तीसरा प्रकार का प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसमें एक प्रश्न है समाज की अवधारणा को स्पष्ट करिए। एग्जाम्पल के तौर पे जो समाज की अवधारणा को जब स्पष्ट करने की बात आएगी, तो यहाँ भी आपको समाज शास्त्र में क्या अर्थ, समाज शास्त्र में समाज का क्या अर्थ है ये बताना होगा। समाज की कम से कम 2 परिभाषाएं देनी होंगी, और समाज की प्रकृति या विशेषताएं
वो आपको बताना होगा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप समाज की अवधारणा को इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा आपके सिलेबस में जो बुक्स दी गई हैं उनके अतिरिक्त एक बुक और है, समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, जो डॉक्टर धर्मवीर महाजन एवं डॉक्टर कमलेश महाजन ने, जिसको हम कहते हैं महाजन एंड महाजन, और ये विवेक प्रकाशन दिल्ली की है। इसे जरूर आप रेफर कर सकते हैं। हिंदी माध्यम में बहुत ही कॉन्सेप्ट्स को समझाकर इसमें बताया गया है। तो अगले व्याख्यान तक के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद।